देखिए, वोट बैंक और तुष्टीकरण के नाम पर तुष्टीकरण वाले भाईजान एक बार फिर से काम पर, और आतंकी बचाओ लॉबी और इकोसिस्टम काम पर। जिस प्रकार से अरशद मदनी जी ये बात कर रहे हैं, क्या वो भूल गए कि इस देश में तो गृह मंत्री और राष्ट्रपति भी मुस्लिम रहा है? परंतु ये दुख की बात है कि जब भी कोई आतंकी पकड़ा जाता है, जो जमात कहती है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, वो तुरंत मजहबी आधार पर आकर कैसे आतंकवाद का बचाव करने लगती है, इस्लामोफोबिया कार्ड, विक्टिमहुड कार्ड खेलने लगती है। अभी अरशद मदनी ने ये किया है। अरे भाई, जहां से आतंकी निकल रहे हैं उन आतंकियों पर और उस इकोसिस्टम पर क्रैकडाउन ना किया जाए। और केवल अरशद मदनी की बात नहीं है, चाहे पी चिदम्बरम हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे इल्तिजा मुफ्ती हो, अबू आजमी हो, हुसैन दलवाई हो, सभी लोग इस आतंकवादी डॉक्टर्स नेटवर्क ऑफ टेरर के लिए बचाव के लिए स्पिन डॉक्टर्स ऑफ टेरर बन चुके हैं। कभी कोई बोलता है सर्कमस्टांसेस से आतंकी बन रहे हैं, कभी कोई बोल रहा है अन्याय हो गया, कभी कोई बोल रहा है मासूम लोग हैं। तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के ऊपर वोट बैंक नीति रखते हैं, और आज अरशद मदनी भी उसी जमात में शामिल है। अरशद मदनी ने कहा है कि भारत में कोई अगर वाइस चांसलर भी मुस्लिम बनता है तो उससे भी हटा दिया जाता है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, उन्होंने कहा कि मेयर में जो न्यूयॉर्क है वहां पे मेयर मुस्लिम ही बन सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो सकता। सी, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट that in the name of vote bank politics, once again, the bhaijans of appeasement, those who believe in giving cover fire even to terrorism in the name of appeasement politics, have got activated. And this jamaat of supporters and sympathizers of terror are coming up again and again. The fact of the matter is that in India, you have even had a president like APJ Abdul Kalam, as a person who was from the Muslim community. Has Mr. Arshad Madni forgotten this? But ever since these terrorists have been caught in the Delhi blast and other places, those who say that terrorism has no religion use religion as the only excuse to give a cover fire to the terrorists. Imagine the manner in which not just Mr. Arshad Madni, but his entire spin doctors of terror ecosystem, whether it is Mr. Chidambaram, Mehbooba Mufti, Iltija Mufti, Abu Azmi, or Hussein Dalwai, they are all coming out and saying that either the injustice was done, or these people are innocent, or they say that circumstances has resulted in the terrorism being done by these people. So it shows that how an entire spin doctor of terror ecosystem gets activated every time terrorists are caught. And it is unfortunate that Arshad Madani is also part of this Jamaat. So, समाजवादी चीफ अखिलेश 2024 में जिस जगह एसपी और इंडिया ब्लॉक जीते थे, उस जगह बीजेपी 50,000 वोट काट सकती है। देखिए, एसआईआर बहाना है, अपनी हार का जो जिम्मा है किसी और पर डलवाना है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन और संवैधानिक संस्थाओं पर निशाना है। हमने देखा है कि बिहार में चुनाव हारे, महाराष्ट्र और हरियाणा में हारे, तो वहां के जो परिवारवादी है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी ने, उन्होंने आरोप जो है इलेक्शन कमीशन पर डाला चुनाव खत्म होने के बाद। अब चुनाव से पहले ही क्योंकि हार की आशंका है, तो एक प्री पोल एलिबाई, एक प्री पोल बहाना, एक प्री पोल एक्सक्यूज बनाने का काम अखिलेश जी कर रहे हैं। अखिलेश जी को पता होना चाहिए कि इसी प्रकार के आरोप के 2 करोड़ वोट कट जाएंगे, 3 करोड़ वोट कट जाएंगे, बिहार में भी लगाए। और क्या हुआ बिहार के एसआईआर में? कोई स्टे नहीं आया सुप्रीम कोर्ट का। उल्टा आरजेडी कांग्रेस के बीएलए एक शिकायत अपील नहीं डाल पाए। अगर उत्तर प्रदेश में एसआईआर की एक्टिविटी हो रही है, तो कभी कोई बोलता है कि शादी का सीजन है, अखिलेश जी बोलते शादी का सीजन है इसलिए पोस्टपोन कर दो। इरफान अंसारी बोलते हैं कि एसआईआर होना है तो अब चुनाव ही बॉयकॉट कर दो। ये बहाना ब्रिगेड है। पहले ईवीएम पर बहाना लगाते थे कि ईवीएम की वजह से हार रहे हैं, अब ईवीएम का राग जो है अलापना बंद कर दिया, अब वो आ चुके हैं एसआईआर पर। मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, एसआईआर पर स्टैंड है क्या आपका? महाराष्ट्र में यही लोग, इन्हीं की जमात, विपक्ष की जमात कहती है कि एसआईआर होना चाहिए चुनाव से पहले, और बिहार और बंगाल में एसआईआर का विरोध करते हैं। तो एसआईआर नहीं, ये बचाओ अपना परिवार और करो संविधान पर वार है।
सर बीजेपी सर कर्नाटका के सीएम सिद्धारामैया मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने से बात कर रहे हैं कि जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि कर्नाटका में रेजिम चेंज हो सकता है, ये सब बीजेपी के एलिगेशन है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। देखिए, कर्नाटका में आईएनसी का मतलब ही बन चुका है आई नीड चेयर, और ये चेयर की लड़ाई हर रोज सामने आती है। कभी डीके शिव कुमार का कैंप दिल्ली आता है और वो यहाँ पे बयान देता है कि मुख्यमंत्री चेंज होने वाले हैं। कभी सिद्धरामैया जी आते हैं और उनका कैंप आता है और बोलते हैं कि नहीं, मुख्यमंत्री वही रहेंगे। अभी जारकीहोली जी की तरफ से भी बयान आया है, उनके भी परिवार के सदस्यों से बयान आया है कि सिद्धरामैया जी कंटिन्यू करेंगे। तो ये चेयर की लड़ाई लगातार 2.5 सालों से चल रही है कर्नाटका में, और इसके चलते, इस सत्ता की लड़ाई, पावर की लड़ाई के चलते जनता पर, पीपल पर कोई फोकस नहीं है कर्नाटका की सरकार का। वहां पर पॉटहोल्स पर कोई चिंता नहीं है, ट्रैफिक की सिचुएशन पर कोई चिंता नहीं है, क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं है, डूबती हुई अर्थव्यवस्था पर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो रही है उस पर नहीं है, लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है उस पर नहीं है। केवल उनकी प्राथमिकता है सत्ता और चेयर और कुर्सी की लड़ाई। और ये हमने देखा है, कांग्रेस ने हिमाचल में भी यही किया है, कांग्रेस ने तेलंगाना में भी यही किया है, कांग्रेस ने राजस्थान में भी यही किया है। तो ये गहलोत पायलट मॉडल जो है वो फिर से अब कर्नाटका ले आए हैं, और इसीलिए एक प्रकार से जनता तो त्रस्त है। ये सिद्धरामैया जी और शिव कुमार जी अपनी लड़ाई में व्यस्त है और भ्रष्टाचारी मस्त है। सर डीएमके के आरोप लगे हैं, विजय लक्ष्मी जी है जिन्होंने ये आरोप लगाए हम पे, तो एआईएमडीएमके का कहना है कि ये उनकी पार्टी कोई उस पर स्टैंड नहीं ले रही। You see, ever since the DMK government has been formed in Tamil Nadu, the law and order situation in Tamil Nadu has gone completely out of hand. Either we see broad daylight murders of various people, including political functionaries, or either we see how one after the other shocking rape cases, sexual assault cases are coming in the front, and in most cases, DMK leaders are involved. We remember the Anna University case. There also a DMK leader was involved, how he was patronized by the DMK. And now yet another DMK functionary not only sexually assaults a woman, makes the video and blackmails her. And instead of acting on this person, the police, the administration is busy shielding him because he's from DMK. And therefore, when the DMK has come to power, women have become most unsafe in Tamil Nadu, state which is known for very safe environment for women. So, question is that how long will such a situation continue? Should Mr. Stalin not be held accountable? And what happens to the ladki hu lad sakti hu slogan of Congress? Congress does protests in Uttar Pradesh, Congress does protests in BJP ruled states, but when in their own state of Tamil Nadu such incidents are coming up, or when it is happening in Bengal, that time Congress goes selectively mute and silent. I hope Priyanka Vadra will ask some questions of Mr. Stalin that why such things are happening by DMK functionaries and the law and order is not taking any action.